सदस्य जी से आग्रह करूंगा कि आप संबोधन का कार्य करेंगे। परम आदरणीय शशि भूषण शर्मा जी, मंचासन जिला रामेश्वर बैठा जी, सुधीर जी और जिले के कोने कोने से आए अखिल भारतीय धोबी महासभा की ओर से आयोजित गाडगे जी के जयंती के अवसर पर आए मेरे सभी सम्मानित अभिभावकों, हमारी बहनें, आज के सम्मानित युवा पीढ़ी, मित्रों, यदि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय महासंघ के जिला अध्यक्ष भाई आनंद रजक जी को सादर प्रणाम। और यहाँ पे सभी बैठे हुए बुद्धिजीवी गार्जियन सभी को मेरा सारा प्रणाम। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ा कुछ विलम्ब हो गया आने में। एक पेशेंट आ गए थे जिनको करंट लग गया था, परसी के थे वो, सतीश सर के ड्राइवर के पापा का, उनको लेकर के हॉस्पिटल में दौड़ के चले गए थे, इसमें लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इस समारोह में मुझे बुलाने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अभी कुछ नया है, टूटी फूटी होगी, कुछ गलतियां होगी हमसे, उसको क्षमा करिएगा। ऐसी ही बात को रखते हैं। आज स्वच्छता अभियान के जनक महान संत और महान समाज सुधारक राष्ट्र संत बाबा गाडगे जी महाराज जी के आज जन्मदिन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और पूर्व मंत्री आदरणीय पूर्व मंत्री जी श्याम रजक जी, जिला पार्षद सदस्य शंकर यादवेंदु जी, बड़े भाई और जिला पार्षद प्रतिनिधि इंजीनियर सुबोध बाबू, अनिल यादव जी जिला पार्षद, शशि भूषण जी जिला पार्षद, पूर्व वार्ड सदस्य और राजद के प्रवक्ता रमेश यादव जी, और इस संघ के महेंद्र रजक जी, अध्यक्ष आनंद जी, नबीनगर के उपाध्यक्ष नगर परिषद जितेंद्र जी, औरंगाबाद के उपाध्यक्ष एहसान जी, और भी सभी सम्मानित बंधु, बहन, माताएं बहन और मित्र, और इस धोबी महासंघ के सभी सदस्य और पदाधिकारीगण, सभी को आज संत गाडगे जी महाराज के जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बंधुओं, कोई राष्ट्र संत या महान व्यक्ति ऐसे ही नहीं हो जाता है, उनका कर्म उनको महान बनाते हैं। तो बाबा साहेब संत गाडगे जी महाराज उस समय जो हम लोगों को संदेश दिए, हम लोगों के लिए दिन रात सोचे, गरीब तबकों के लिए जो इन्होंने मेहनत किया, संदेश दिया, दिन रात दूसरे के जीवन कैसे सुधरे, कैसे हमारे लोग तरक्की करें, कैसे हमारे लोगों में शिक्षा की भावना जगे, जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, यह सोचना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अपना जीवन ये हम लोगों के सेवा में कुर्बान कर दिए, तभी आज ये महान संत और महान समाज सुधारक बने और हमारे प्रेरणादायक बने। पूर्व के सभी माननीय वक्ताओं ने जो कहा, बहुत ही अच्छी बात, ध्यान देने योग्य बात कही। शिक्षा ही सभी
तरक्की के रास्तों को आगे बढ़ाती है और शिक्षा से ही सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो हर सुखी संपन्न व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति का यह कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जात से हो, कमजोर लोगों को मदद करनी चाहिए। और जैसे अभी सुबोध बाबू ने कहा कि जन्म लेना यह आदमी के बस की बात नहीं कि किस समाज में, किस जात में, किस धर्म में जन्म लेते हैं, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो कोई महान कार्य करते हैं तो वही उनकी उपलब्धि होती है और वही उनके कर्मों के द्वारा महान बनना और नहीं महान बनना वही उनका पहचान बनता है। तो हर व्यक्ति को यह फर्ज बनता है कि कुछ न कुछ समाज के लिए करे। और ऐसे तो आनंद जी जानते हैं, मैं जब पहली बार भी, इसके पहले भी था, तो यहाँ पर अच्छा काम करवाया हूँ और घाट का कुछ काम कराए हैं। और बचे हुए काम जो है, एक रूम यहाँ इन लोगों के लिए बनाएंगे और एक अच्छी व्यवस्था पानी का, जो मोटर वगैरह लगाकर इनको हम लोग व्यवस्था जल्द ही देंगे, क्योंकि काम लगाए ही थे कि तुरंत फिर चुनाव आ गया, तब तक कुछ इनका काम हम कराए हैं। और पुराना धोबी घाट जो बना है वो हमारे माननीय सांसद महोदय द्वारा बनाया गया है, क्योंकि वो जो काम कराते हैं उसमें छेड़छाड़ दूसरा कोई नहीं करता है। उसमें अगर कुछ सुधार करना होगा तो वही करेंगे, उनके काम में हम लोग या क्या दूसरा कोई भी प्रतिनिधि उसमें नहीं कुछ कर सकता है। हम अलग से आपको उसका व्यवस्था देंगे। और मंत्री जी को कहीं जाना भी होगा तो आपको जो भी हमसे उपेक्षा होगी वो हमसे आप मिलेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान हम करेंगे। और एक बार उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभकामनाएं। संत गाडगी जी महाराज, महात्मा बुद्ध जी महाराज, हमारे पथ प्रदर्शक भीमराव अम्बेडकर जी महाराज, संत रविदास जी महाराज, माता सावित्रीबाई फूले जी महाराज, फूले जी और माता, और हमारे जगदेव प्रसाद जी, ये सभी हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, हम लोगों के लिए चिंता किए हैं। तो इनके विचारों पर आगे बढ़ना चाहिए और समाज में एक दूसरे की मदद और एक दूसरे का भावना को समझना, एक दूसरे को इज्जत करना हम लोगों को सभी को चाहिए। सभी को संतों को मेरा सादर प्रणाम और सभी यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक बधाई। 11 बजे से आए हैं टाइम से। मैं इन लोग के आपको औरंगाबाद जिले से मिलर स्कूल भरने के लिए आगमन निमंत्रण दिए हैं। मैं भी आप लोग से आग्रह करूंगा कि मंत्री जी के और पूरे जिले के अध्यक्ष लोग, आप लोग 2 तारीख के मिलर हाई स्कूल पटना में पहुंचे और सभा को पूरे बिहार, पूरे देश में लोगों की, हम लोग भी जनसंख्या जितना भरेगा उतना आपका राजनीतिक में भागीदारी मिलेगा। इसलिए मैं मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि आपका औरंगाबाद पूरे बिहार में 1 नंबर रहेगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दलित पिछड़े के आवाज पूर्व मंत्री रहे श्याम रजक जी, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित मंच, आप सभी अभिभावक, हमारी माताएं बहनें, आज इस मौके पर आपका अभिनंदन और क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं अपना समय मंत्री जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि पटना को जाना है। देर के बाद हम तो आपसे आए दिन बात करते रहते हैं, लेकिन गाडगे जी महाराज ने जो संदेश दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है, इसको अक्षुण्ण रखने के लिए, अपने विरासत को कामयाब करने के लिए 2 अप्रैल को जो महारैली का आयोजन है, आप जब तक जगेंगे नहीं, आप मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। आज क्या स्थिति है हमारा और आपका, जो शोषित दलित पिछड़े जो लोग हैं, पूरे देश के पैमाने पर अगर देख लें 4 स्तंभ हैं, हम आप कहाँ खड़े हैं?
विधायिका में तो कहीं न कहीं आपके सहयोग से, लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता में आप कहाँ खड़े हैं? निश्चित रूप से बाबा साहब का जो संदेश है, शिक्षित बने, संगठित हों और संघर्ष करें, इसको आत्मसात करते हुए हम लोगों को 2 अप्रैल के जो रैली है उसको सफल बनाना है। और आपका जो भी सहयोग अपेक्षित होगा, आपका छोटा भाई खड़ा रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय गो गाडसे जी महाराज, जय हिंद। औरंगाबाद की धरती पर और धूली घाट के प्रांगण में आज संत गाडगे जी महाराज के 147वें जयंती समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री श्याम रजक जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित हमारे बुद्धिजीवी साथियों, इस समारोह में विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारे भाइयों बहनों, आज हमारे स्वच्छता के जनक संत गाडगे जी महाराज का जयंती मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। संत गाडगे जी महाराज के बारे में कई वक्ताओं ने आपको बताया है। संत गाडगे जी महाराज महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उन्होंने लगभग 100 साल पहले समाज में जो विकृति थी, छुआछूत था, विद्वेष था, गंदगियां थी, उसे स्वच्छ करने के लिए उन्होंने अपना जीवन को अर्पित कर दिया। और हमें कुछ संदेश दिए। उनका कहना था कि जो आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, अगर आप शिक्षित करेंगे तभी आप विकसित होंगे, तभी आप आर्थिक रूप से सबल होंगे। तो उन्होंने उस जमाने में, जबकि वे स्वयं अनपढ़ थे, लेकिन उनका सोच एक बड़े विद्वान व्यक्ति के समान था और उसी सोच के तहत वे समझते थे उस समय भी कि शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे समाज के लोगों का विकास हो सकता है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर विशेष जोर दिया और उपदेश दिया। उन्होंने और कई उपदेश दिए हैं। वे लोगों को कहा करते थे कि दरिद्र ही भगवान है। दरिद्र का मतलब जो गरीब हैं, जो दबे और कुचले हैं, वही ईश्वर है, उन्हीं की पूजा करो। माता पिता का सम्मान करो, जो अनपढ़ हैं उन्हें शिक्षा दो, जो प्यासे हैं उन्हें पानी दो, जो भूखे हैं उन्हें अन्न दो।
यही सब तो उनका उपदेश है, जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए और अपने जीवन को उस संत गाडगे जी महाराज के दिए उपदेश में ढालना चाहिए। मित्रों, समय बहुत हो गया है, 4 बजने जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आपको संबोधित करना है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने नहीं, एक हमारे वक्ता ने इस सवाल को उठाया था कि जाति का संगठन नहीं होना चाहिए, वर्ग का संगठन होना चाहिए। हम उनके बात से सहमत हैं। जाति का संगठन नहीं होना चाहिए, वर्ग का ही संगठन हो तो अच्छा है, लेकिन वर्ग का संगठन आज 75 साल तो बीत गया और वर्ग का संगठन अभी तक हो नहीं पाया। आप जहां देखिए जातीय संगठन भरा हुआ है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भरा हुआ है, तो कोई खत्म नहीं कर पा रहा है। जो लोग वर्ग संगठन में लगे हुए हैं, हम भी उनके साथ हैं, मगर जो जातीय संगठन है उसे आप एक प्लेटफॉर्म पर लाइए ना, आपको 85% का संगठन बन जाएगा। हम तैयार हैं, हम एक जातीय संगठन चलाते हैं, ये सही है, लेकिन सिर्फ अगर हमारे जाति को लेकर के अगर यह बातें हो कि जातीय संगठन नहीं हो, तो और भी तो सब जात में कोई ऐसा जात बाकी है कोई ऐसा जात बाकी जिसका कि संगठन नहीं है? बताइए। तो हम आपकी बात से सहमत हैं। हम वामसेव के आदमी हैं, हम वामसेव के सभा में जाते हैं, हमें आमंत्रित किया जाता है, हम वहाँ पर लोगों को संबोधित करते हैं, तो हम तो है ही हैं, हम तो आपको कह रहे हैं, हम तो खुद भी वामसेव के आदमी हैं, मगर हमारा यह सोच है जो कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर जैसे अनुसूचित जाति का लोग हैं को ही लीजिए आप, इसमें जो अनुसूचित जाति में जो जातियां हैं, वो सब जातियां अगर अपने जात को संगठित कर ले और अगर उनके पीछे उस जाति के लोग एकत्रित हो जाए, तो सब जाति के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, एक 50 आपको 16% का संगठन एक साथ बन जाएगा। हम लोग तो तैयार हैं। हम लोग तो जो अनुसूचित जाति का जो भी मिशन होता है, जो भी कॉल होता है, कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम के तहत जो अनुसूचित जाति का कोई भी कॉल होता है, चाहे वो बंद का हो, प्रदर्शन का हो, धरना का हो, उसमें हम सब लोग बड़ी संख्या में उसमें शरीक होते हैं। हम कहाँ से बाहर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तो भाई पिछड़ों में पिछड़े हैं, दलितों में दलित हैं, संख्या में छोटे हैं, इसलिए हम संख्या में छोटे हैं,
और जब हम अल्पसंख्यक हैं तो हमारे ऊपर तो प्रहार होता है, और जब प्रहार होता है तो उसका विरोध करने के लिए, प्रहार का विरोध करने के लिए हमें तो संगठित करना ही पड़ेगा अपने समाज को। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि हम धोबी समाज के लोग धोबी अखिल भारतीय धोबी महासंघ के बैनर के नीचे पूरे बिहार में एक हैं, और इसका बानगी हम लोग 2 अप्रैल 2023 को मिलर स्कूल मैदान में देने वाले हैं। मिलर स्कूल मैदान को पूरा भर देना है। पूरे बिहार से, हर जिले से लोग आने वाले हैं। इसलिए मैं आपको यह आमंत्रण देने आया हूं कि 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को 11 बजे से धोबी महासम्मेलन मिलर स्कूल के मैदान में होने जा रहा है। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। इसलिए आप बड़ी संख्या में उसमें आइए और वहां का नजारा देखिए कि धोबी कितना संगठित है। मित्रों, साथ ही उनके साथ यहाँ पर उपस्थित जो चित्र है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गुरु रविदास, माँ सावित्री विजय फूले, भगवान बुद्ध, बाबू जगदेव प्रसाद जी के प्रति भी नमन करना चाहते हैं। हम अपने पूर्व अध्यक्ष और यहाँ के अखिल भारतीय धोबी महासंघ के औरंगाबाद के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। साथियों, काफ़ी समय से आप तमाम लोग हमारे लोगों के बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। आपने भी संत गाडगे जी के विचारों को आप सुनने का काम किया और कहने का भी काम किए हैं। बताने की जरूरत नहीं कि संत गाडगे बाबा सिर्फ एक संत ही नहीं थे, सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि समाज को ज्योति भी देने का काम करते थे। उन्होंने साफ कहा था, जो समस्या है समाज की, देश की, समाज की, उस समस्या को उन्होंने बखूबी जानने का काम किया था, समझने का काम किया था। यही कारण उन्होंने कहा था कि शिक्षा से अपने जोड़ने का काम करो। शिक्षा वो ज्योति है जिसके ज्योति को जलने से पूरा समाज प्रकाशमय होगा, पूरा राष्ट्र प्रकाशमय होगा। पूरे समाज में शिक्षा की ज्योत जली है। और स्वच्छता तो हमारी अपनी कर्म रही है। हमारे माता पिता भी संत गाडगे बाबा तो स्वच्छता के प्रतीक रहे हैं, लेकिन हम लोग भी, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज भी चाहते हैं और समाज की जो गंदे कपड़े हैं उसको स्वच्छ कर करके एक सुसंस्कृत समाज के जो लोग हैं उनको एक सुसंस्कृत बनाने का काम करते हैं। लेकिन विडंबना ये है, जब गंदे कपड़े की तो सफाई कर ले रहे हैं, लेकिन समाज में जो कचरा भरा हुआ है, समाज में जो कुरीतियाँ भरी हुई है, उसको सफाई करने का काम नहीं करते। बाबा साहब ने कहा था, आशीष जी ने थोड़ा उसको अलग शांतर कहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पिएगा वो शेर की तरह धारेगा। यानी जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो समाज में आगे बढ़ने का काम करेगा। उसका जीता जाता उदाहरण है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लाख कष्ट के बाद, लाख प्रयास के बावजूद लोगों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, लेकिन संविधान की रचना करने की बात आई तो लोगों ने एक मुख से कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बढ़िया व्यक्ति नहीं हो सकता है जो संविधान लिखने का काम करे, क्योंकि वो शिक्षित थे। अकेले पूरे विश्व के सबसे ज्यादा शिक्षाविद वो हुए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए। दूसरा, हमारे ही समाज के जिस देश के राष्ट्रपति हुए के.आर. नारायणन, जो केरल में के थे, वो हुए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में उन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ अपने समाज को अधिकार देने का काम किया, बल्कि समतामूलक समाज बनाने के लिए उन्होंने प्रेम मुल्क में लिखा, ये देश धर्मनिरपेक्ष होगा, ये देश समतामूलक होगा, ये देश सभी लोगों के लिए सौहार्द होगा, ये देश किसी एक जाति, एक धर्म, एक विषय, एक गोत्र का नहीं होगा। बल्कि उन्होंने कहा कि समाज में जो सबसे पीछे पायदान पर है,
उसको हम आरक्षण दे करके समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करें। लेकिन विडम्बना है कि देश के 75 साल के इतिहास के बाद भी, आज़ादी के बाद भी हम जब पीछे ताकते हैं, अपने लोगों की तरफ देखते हैं, तो शायद उस संविधान में रची हुई बातों को हमारे शासक वर्ग ने उसे पूरा करने का काम नहीं किया। और आज कई तरह की चर्चाएं होती है आरक्षण का सवाल। आरक्षण में कह दूं, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण इसलिए है कि 6000 वर्षों की गुलामी और हमारे साथ जो शोषण होते रहा, उस शोषण के खिलाफ बाबा साहब ने कहा था कि समतामूलक समाज देना है, तो देश में जो सबसे पीछे पैदान पर है उनको आरक्षण दे करके हम बनाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप भी अपने परिवार में जब कोई बच्ची आपके परिवार में कोई बच्ची या बच्चा आपका बीमार होता है, आप आम लोगों को जो खाना देते हैं, आप जो बीमार बच्चे हैं उसको भी प्रोटीन और विटामिन अलग से देने का काम करते हैं, उनको ज़्यादा दूध देने का काम करते हैं, उनको फल देने का काम करते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि विशेष सुविधा दे करके उसको हम अपने बच्चों के बराबर समान रूप से लाने का काम करेंगे। यही बाबा साहब ने कहा था, ये कोई भीख नहीं था। और यदि मैं कह दूं, ये आरक्षण जो है वो कोई आर्थिक रूप से नहीं दिया गया था, जो वर्षों से जो सामाजिक विषमता लाने का काम किया। आज भी सामाजिक विषमता है। आज भी गांव में जो स्थिति है, मैं देखता हूँ, समाचार पत्रों में आगे बढ़ा है, देखने का काम करता हूँ, किस तरह हमारे बच्चों को शिक्षा से महरूम कर दिया जाता है, किस तरह हमारे बच्चों को आर्थिक रूप से विपन्न कर दिया जाता है। एक तरह करके मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूँ, इस देश में, इस राज्य में अगर जो गरीब बच्चा, हमारा धोबी का बच्चा, अगर ड्राई क्लीनर्स के लिए लोन लेने के लिए बैंक में जाएगा, उसको मिलने का काम नहीं होगा। उसके एरिया रगड़ करके थक जाएगा, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में कारपोरेट घराने के लोग, जिनको लोन तुरंत मिल जाता है और लोन को माफ कभी कर दिया जाता है, 75 हजार करोड़ रुपया, 80 हजार करोड़ रुपया, ये कैसी दोरंगी नीति है? ये कौन दोरंगी नीति है? क्या इसके खिलाफ हमारे मन में गुस्सा नहीं होता? क्या इसके खिलाफ हमारे मन में कोई किसी तरह की जज्बा नहीं जगता है? अगर जज्बा नहीं जगेगा तो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संतान नहीं, हम चमगादड़ के बाबा के संतान नहीं है। क्योंकि हमारे साथ अन्याय होते रहा, हमारे समाज के साथ अन्याय होते रहा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हम पीछे रहे। ठीक ही कहा हमारे पूर्व वक्ताओं ने। आज जिस तरह शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, अशिक्षा का जिस तरह व्यवसायीकरण किया जा रहा है, कि हमारे बच्चे, हमारे लोग, यहाँ बैठे हुए लोग जिनके पास है कि 50,000 रुपया हम डोनेशन दे करके और बच्चे को प्रति माह 5,000, 10,000 रुपया दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते। नहीं हो सकता। हमारे पास वो आर्थिक समृद्धि नहीं है, हमारे पास तो आर्थिक क्षमता नहीं है। लेकिन आज शिक्षा को बेचा जा रहा है, आज शिक्षा को, स्कूलों को निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। क्या इसके खिलाफ हमारे मन में गुस्सा नहीं होता? क्या इसके खिलाफ हमारे मन में किसी तरह के संघर्ष करने की ताकत नहीं खड़ी होती है? खड़ी होनी चाहिए। और इसीलिए प्रहलाद जी ने और तमाम लोगों ने ये फैसला लेने का काम किया कि हम सब जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो बोलता है, जो गरजता है, उसी के लोग सुने जाते हैं। जो बच्चा रोता है उसी को दूध पिलाया जाता है, जो बच्चा चुपचाप बैठा रहता है वही उसके साथ कोई खान और उसकी माँ भी देख नहीं देती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम याचना नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ, हमारे साथ जो हमारे अधिकारों का जो शोषण हुआ, जो हमारे अधिकारों का जो क्षरण हुआ, अधिकारों का जो हनन हुआ, उस अधिकारों को हमको लौटाने का काम करें। चाहे कोई हो, इस देश में 75 साल से शासन चल रहा है, इस देश में सारे राजनीतिक दलों ने शासन करने का काम किया है, चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, चाहे मध्यवादी हो, सभी लोगों ने क्यों नहीं हमारे साथ न्याय करने का काम किया, हमारी राजनीतिक ताकत देने का काम नहीं किया, हमारी सामाजिक ताकत देने का काम नहीं किया। आरक्षण तो मिल गए, बाबा साहब ने दिया, लेकिन आज जिस तरह से षड्यंत्र हो रहे हैं, आज निजीकरण हो रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ से जाएंगे सरकारी नौकरी में? अब तो यूपीएससी या बीपीएससी में भी अब तो
आइए IAS में भी जो कारपोरेट घराने के जो लोग हैं उनको लाया जा रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी पर, कल वो कमिश्नर और कई तरह के पदों पर जाएंगे। हमारे बच्चे क्या होंगे? क्या हमारे बच्चे शिक्षित होने के बाद भी IAS बन पाएंगे? नहीं, कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों कि अपने दुश्मन और दोस्त को समझने का काम करो। अगर दुश्मन के साथ दोस्ती करोगे तुम्हारी हत्या हो जाएगी। जो कर्नाटक में वेमुले के तरह उस तरह आपकी हत्या हो जाएगी, आपको आत्महत्या करने को मजबूर हो जाना पड़ेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं नौजवान साथी, अपने समाज के लोग, क्या हम सिर्फ अपनी याचक बन करके रहेंगे? इसीलिए हमने कहा है 2 अप्रैल को हमारा अधिकार दो, नहीं तो होगा संग्राम, नहीं तो होगा संग्राम और संग्राम में होगा। मुझे लोग कहते हैं कि आपकी संख्या कम है, संख्या कम है लेकिन जज्बा हमारे में ज्यादा है। हम किसी जनप्रतिनिधि को जिता तो नहीं सकते अपने मात्र वोटों से, लेकिन हराने का कैपेसिटी रख सकते हैं। हम अगर अपने को एक हो जाए, जिस तरह बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो संगठित हो, अगर हम संगठित हो जाए और ये तय कर ले ये प्रतिनिधि हमारा ईमानदारी के साथ न्याय नहीं किया है, सभी मिलकर के उस प्रतिनिधि के साथ हम समर्थन नहीं देंगे तो प्रतिनिधि को हारना जरूरी हो जाएगा, तय है कि उसका हारना है। इसलिए कहना चाहते साथ अपनी एकता को बांध करके रखो, एकजुटता बांधने का काम करो, कई तरह के चीजों में फंसने का काम मत करना। इसीलिए 2 अप्रैल की तारीख दी गई। 2 अप्रैल कोई साधारण तारीख नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम को खत्म किया जा रहा था, वही 2 अप्रैल है जिस दिन जीव रचना रची गई थी, रणनीति रची गई थी। हम लोगों ने विधानसभा से लेकर के बाहर तक चक्का जाम देश भर में करने का काम किया था और हमारा अधिकारों को हनन से रोकने का काम था। इसलिए 2 अप्रैल को आप व्हीलर स्कूल में पहुंचेंगे। व्हीलर स्कूल तो छोटा होगा, पूरा पटना को इनकम टैक्स से लेकर असेंबली तक हम भर देने का काम करेंगे, ताकि शासक वर्ग से लेकर करके राजनीतिक दल और शासक वर्ग को, लोगों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को एहसास हो जाएगा। देख रहे हैं समाज चुप रहने वाला नहीं, हम चुप नहीं रहने वाले हैं। हम लड़ने का काम करेंगे, संघर्ष करने का काम करेंगे और संघर्ष करके हम अपना अधिकार, हम दूसरे का अधिकार नहीं लेना चाहते हैं। हमारा जो हिस्सा है, हिस्सा हम लेना चाहते हैं। हमारी हिस्सा जो है, हर लोग को अपने हिस्से की जरूरत है। अगर हमारा हिस्सा मिला रहता तो आज हमारा समाज कहाँ रहता। आज हम घाट की चिंता कर रहे हैं, आज हम घाट की चिंता कर रहे हैं। हम इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं जो हमारा रोजगार है वो कुल लोगों के हाथों में जा रहा है। आज जो ठेकेदारी पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में, चाहे रेलवे में हो, अस्पताल में हो, प्राइवेट संस्थानों में हो, वो कौन लोग रोजगार कर रहे हैं? हम तो मजदूर थे, मजदूर हैं और मजदूर रहेंगे, ये नीति बन रही है। अगर हम अपनी नीति को सरकार से बदलवाने पर मजबूर कर दे, आज जहाँ भी होगा वो हमारे समाज के लोग होंगे। हमारे समाज के लोग मजदूर नहीं होंगे बल्कि मालिक बन करके रहेंगे और अपनी हिस्सा लेने का काम करेंगे। ये सवाल के लिए हम लोग 2 अप्रैल को जुट रहे हैं। तो साथियों, बड़ी ही संजीदगी से मैं कह रहा हूँ, ये अंतिम लड़ाई है। 2 अप्रैल एक लोग आने का काम करना, नहीं तो लोग जो आने वाला जो भविष्य, जो आपके बच्चे हैं, वो कहेंगे कि संत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो आपको ताकत दिया था, उस ताकत का आपने उपयोग नहीं किया। और 2 अप्रैल को जब कुछ लोग जब वहां जुटाने का काम कर रहे थे, आप घर में अपनी रहने का काम कर रहे थे। कल आपके साथ जो भविष्य है, आपके साथ प्यार नहीं करेगा, आपका अपमान करने का काम करेगा। इसलिए भविष्य की चिंता के लिए, आने वाले लोगों की चिंता के लिए उस लड़ाई में अपने आप को आहुति देने का काम करेंगे। आप आहुति देंगे तो भविष्य सुधरेगा, और भविष्य सुधरेगा तो हमारा समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा, और राष्ट्र सुधरेगा तो देश विश्व गुरु बनने का काम होगा। कोई शरीर होता है, शरीर का एक अंग अगर विकलांग हो जाए, वो मानव शरीर, वो मजबूत शरीर, स्वस्थ शरीर नहीं कहा जाता। आज रजक समाज जो है देश का, राज्य का, वो कहीं न कहीं
कमजोर है। अच्छा, कमजोर होगा तो लाख बातें कर ले, बिहार विकसित नहीं होगा, राष्ट्र विकसित नहीं होगा। और जब राष्ट्र विकसित नहीं होगा तो विश्व गुरु की कल्पना बेईमानी हो जाएगी। इसलिए हर अंग को मजबूत करने की जरूरत है। ये रजक समाज अभी कमजोर है, इसको मजबूत करना जो शासक वर्ग है, प्रशासन में लोग हैं, उसकी जिम्मेवारी होती है, उनकी जिम्मेवारी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संविधान तो हमने दे दिया है, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग की नीयत साफ नहीं होगी तो ये संविधान कागज का टुकड़ा बना रह जाएगा। आज संविधान को कागज का टुकड़ा बनाने का काम किया जा रहा है। बाबा साहब ने भी कहा था कारवां लेकर के मैं चला था, लेकिन अब मेरी मृत्यु हो रही है और ये कारवां मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। अब आपके हाथों में उस कारवां को मंजिल तक पहुंचाने का काम करो। आज पड़ाव पर तड़प रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सरकार के बाबा के विचार, उनका कारवां तड़प रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है उस कारवां को हम मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। लाख कुर्बानी हो जाए, हो सकता है कि हमको शहादत शहीदों के सूची में नाम शामिल होना पड़े, शामिल हो जाना साथियों, लेकिन भविष्य के लोगों को भविष्य बना देने का काम करना। इसीलिए हम आपको निमंत्रण करने के लिए जैसा साथी है उन लोगों के मदद से होता है। कोई आंदोलन लड़ाई होती थी, गांधी को बिरला सहायता करते थे, जेपी को गोयनका सपोर्ट करते थे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमारे धोबी समाज के लोग हैं, जब वो अप्रैल में आए, यहाँ जो संपन्न साथी हैं, जो मध्यवर्गीय साथी हैं, जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग समझ जाए उनको साधन जुटा देने की कृपा करेंगे। साधन दे देंगे, हमारे लोग चलते कूदते पहुंच जाएंगे पटना। साधन की कमी के कारण लोग रुक नहीं पाए। ये मैं जिम्मेवारी आप लोगों पर छोड़ता हूँ, ये जिम्मेवारी आप लोगों पर छोड़ता हूँ। लेकिन साथियों जुट करके एक एक लोग अपने घरों से निकाल करके उस दिन काम बंद कर देना, क्योंकि हमारा बड़ा काम के लिए आप जा रहे हैं। बड़ा काम है अपने अधिकारों को मांगने के लिए नहीं, बल्कि अधिकारों का संघर्ष करने के लिए, एहसास कराने के लिए कि हमारी शक्ति इतनी है कि मैं तुमको भी ठीक कर सकता हूँ, तुमको भी समाज में एहसास करा सकता हूँ। इसलिए आपको जुटना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ संत गाडगे बाबा जो जिंदगी नहीं है, जो जीवन रहा है, उसका आप लोगों को बताने का काम किया। आप सब लोग भी जानते हैं कि जीवन को अपना आत्मसात करिए और जीवन अपने जीने का काम है। हम लोग भी बड़े लोग की तरह अपने को प्रतिस्पर्धा में लगते हैं। हम भी तिलक दहेज में पड़ गए हैं, हम भी नशा में पड़ गए हैं। हमको तिलक दहेज से भी मुक्त होना है। बाबा क्या कहते थे? संत गाडगे बाबा भी कहते थे नशा से मुक्त रहो, नशा से मुक्त रहो। सिर्फ शराब और पान पत्ती नहीं, बल्कि घमंड भी एक नशा है और कुंठा भी एक नशा है। इसलिए इस नशों से अपने को छोड़ने का काम करो और तिलक दहेज से अपने को मुक्त होइए। हमारी बच्चियों को बाजार में नीलाम खड़ा कर करके मत कीजिए। अपने बच्चियों को बिना तिलक दहेज का शादी करिए। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। आप उन लोगों को जो लोग शोषक बन रहे हैं उसके कतार में लग करके अपने को उसके बराबर होने का प्रयास मत करिए, नहीं तो मर जाओगे। अब मर जाने वाले लोगों का इतिहास नहीं लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है लड़ने वालों का। लड़ने वाले समाज में आप हैं। आपने लड़ाई लड़ करके हमारे पूर्वजों ने समाज में एक दिशा देने का काम किया है। दिशा दे करके हम भी उस कतार में चलने का काम करें। यही बात कह करके मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आनंद रजक जी और तमाम उनके साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। औरंगाबाद जिले में आपने एक अच्छा यहाँ पर लोगों को जमाव कराने का काम किया, संत गाडगे बाबा की जयंती मनाने का काम किया। ठीक है, हमारे एक साथी ने कहा जो कौम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करती है उस कौम को लोग भूल जाते हैं। आपने अपने पूर्वज का, संत गाडगे बाबा का, अपने तमाम समाज क्रांति के नेताओं का आपने यहाँ माल्यार्पण कराने का काम किया, संत गाडगे बाबा की जयंती मनाने का काम किया। हम इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही जो लोग आए उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार करते हुए पुनः मैं नंद किशोर जी के प्रति बहुत बहुत नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2 तारीख को संघर्ष होगा। 2 तारीख को उस रणभूमि में हम लोग मिलेंगे। लड़ाई में हम लोग यहाँ वहाँ नहीं मिलेंगे, उस रणभूमि में मिलेंगे। और रणभूमि में हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके
युद्ध को जीतने का काम करेंगे। यही हम लोग की अंतिम और आपसे ख्वाहिश है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय शंकर के बाबा, जय धोबी समाज। गर्व से कहो कि हम धोबी हैं, गर्व से कहो कि हम धोबी हैं। कुंठा मत रखना साथ में, निराश मत होना। धोबी हैं तो समाज में एक बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, तो समाज के कुरीतियों को भी समाधान करेंगे। ये संकल्प लेकर करके चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।